आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट सोशोलॉजी NIOS स्टैंडर्ड 12 एंड टुडे वी आर टेकिंग मॉड्यूल 5A दैट इज एन ऑप्शनल मॉड्यूल जिसमें आज हम सबसे पहले लेंगे स्टेटस ऑफ विमेन एंड वी आर ऑन चैप्टर नंबर 32 एंड chapter states that is status of women's in India. Status of women's in Indian society. So we are on NIOS standard 12 subject sociology and module 5th A which is an optional module and the chapter is status of women's in Indian society. शुरुआत करते हैं. I will be taking up the whole chapter in a question wise format and we will cover the whole chapter altogether. पूरा चैप्टर को कुछ चंद क्वेश्चंस में समझने की कोशिश करते हैं. तो सबसे पहले ये चैप्टर हमें बताना चाहता है, हमें समझाना चाहता है, हमसे पूछना चाहता है इन क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट कि एक्सप्लेन द स्टेटस, एक्सप्लेन द स्टेटस ऑफ विमेन ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड. Explain the status of women during the Vedic period. बहुत समझने का विषय है. वैदिक पीरियड से अगर हम जाते हैं लॉर्ड रामा, लॉर्ड कृष्णा, अगर हम बात करते हैं तो शायद स्टेटस ऑफ विमेन्स वैदिक पीरियड में इतना खराब नहीं था जो आज है, बल्कि कहो तो आज से बहुत ज़्यादा अच्छा था. किस हिसाब से? कुछ चंद हमारे पास एविडेंसेस हैं. लाइक इफ वी टेक अप द फर्स्ट एविडेंस, लॉर्ड रामा जी की शादी सीता मैया के साथ जो हुई थी दैट वाज बाय द वे ऑफ स्वयंवर. स्वयंवर, ये स्वयंवर का कॉन्सेप्ट क्या था? स्वयंवर का कॉन्सेप्ट था उस समय की सोसाइटी ने इंडियन विमेन्स को वो राइट दी थी. उस समय की सोसाइटी ने इंडियन विमेन्स को वो राइट दी थी कि वो अपना वर, अपना हस्बैंड स्वयं वर चूज कर सकती थी. सो ये शो करता है स्वयंवर जैसी प्रथा, स्वयंवर जैसा कस्टम, ये शो करता है कि स्टेटस ऑफ विमेन्स इन द वैदिक पीरियड was altogether, if not completely equal, but still it was better than today. आज से लाख गुना अच्छा था. स्टेटस ऑफ विमेन काफी ज्यादा बेहतर था एज कंपेयर टू टुडे. तो हम बात करें वैदिक या ऋग्वैदिक पीरियड से पूछा जाएगा तो हम सबसे पहले बात करेंगे दो वी कैनॉट क्लियरली से that there was complete equality. अब हम ये तो क्लियरली नहीं कह पाएंगे कि at that time during the Vedic period complete equality थी मेल्स और फीमेल्स में, मेन और विमेन में, बट स्टिल हम इतना जरूर कह पाते हैं by seeing to some evidences कि still women used to enjoy some freedom. Women used to enjoy some freedom. Total equality नहीं होगी मान लेते हैं, but still women had some good freedom. Marriage was not compulsory. ऐसे evidences मिले. Marriage was not compulsory. Second, the choice to marry, to select you can say you can choose your own husband was there by the pratha that was known as स्वयंवर. ये भी प्रिवेलेंट था. उसके बाद daughters were not considered as a liability. अगर एज अ लाइबिलिटी कंसिडर होते, लाइबिलिटी कंसिडर डॉटर्स को किया जाता तो हमने देखा है द्रौपदी का स्वयंवर कैसा किया गया था. फाइन, हमने देखा सीता मैया का स्वयंवर कैसे किया गया था. सो डॉटर्स का एक अच्छा स्टेटस था. दे वर नॉट कंसिडर्ड एज अ लायबिलिटी, दे वर नॉट एज कंसिडर्ड एज अ अनवेलकम गेस्ट. उन्हें एज अ अनवेलकम गेस्ट नहीं माना जाता था. तो ये हमारा पहला क्वेश्चन रहता है कि एक्सप्लेन हाउ
explain the status of the women in the Vedic period. जब हम बात करेंगे वैदिक पीरियड में शायद टोटल इक्वलिटी रही हो या नहीं रही हो, ऐसा तो एविडेंसेस नहीं है, बट स्टिल ये एविडेंसेस ज़रूर हैं कि उस समय विमेंस के पास राइट था. दे पार्टिसिपेटेड, विमेंस participated in all religious and social activities. Women's participated in all social and religious activities. They have some freedom to choose their partner. They have some freedom to choose their partner. Marriage was not compulsory. Third point. Marriage was not compulsory. Fourth, daughters were not considered as a liability. उसके बाद girls were also given the teaching. Girls were also, you can say, girls were educated. Girls were also educated. Girls को भी educate किया जाता था. Definitely the education was at that time जो भी prevalent होता था, that was also imparted to them. Even बहुत evidences ऐसे मिले कि widows were even permitted to marry. Women were even permitted to marry. हाँ, permitted to marry किसी और के साथ नहीं होता था. Ritual ऐसा चलता था कि अगर घर में बड़ा बेटा की डेथ हो जाती है तो उसकी वाइफ जो अब विडो हो चुकी हैं, she was basically allowed to remarry the younger brother, ताकि जो भी कस्टम था, ऐसा कुछ कस्टम था जिसे हम ये तो कह सकते हैं विडो रीमैरिज था. आगे सोच या कस्टम कुछ भी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर पे आता है. तो हमने पहला क्वेश्चन डिस्कस किया. सेकेंड कॉन्सेप्ट पे हम जाते हैं तो आपसे बोलेगा क्या विमेंस के बारे में आपको क्या जानकारी मिलती है रामायण एंड महाभारत से. सो क्वेश्चन इज व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ Mahabharata and Ramayana on the Indian females. What is the impact of Mahabharata and Ramayana on the Indian females? तो हम बात करेंगे महाभारत और रामायण का क्या इम्पैक्ट रहा इंडियन फीमेल्स के ऊपर. तो सबसे पहले हम बात करेंगे that even today रामायण में सीता मैया, महाभारत में द्रौपदी आज भी एक आइकॉनिक कैरेक्टर्स हैं. आज भी इनको बहुत रिस्पेक्ट से देखा जाता है. आज भी बहुत सारी गाथाएं, बहुत सारी कथाएं इनको लेके होती हैं. एंड दे आर गिवन अ वेरी रिस्पेक्टेबल पोजीशन एंड दे हैव एक्वायर्ड अ वेरी रिस्पेक्टेबल पोजीशन. आगे हम देखते हैं दैट सीता मैया laid down her complete life for Lord Rama. लॉर्ड रामा के दुख तकलीफ में वो कदम से कदम मिलाकर चली. उनकी हर मुसीबत में वो कदम से कदम मिला के चली. वहीं द्रौपदी जी की अगर हम बात करते हैं तो शी इज टेकन एज अ आइकन ऑफ करेज एंड टू फाइट अगेंस्ट रॉन्ग फॉर विमेन. वो इसलिए नहीं लड़ी या इसलिए महाभारत नहीं हुआ कि द्रौपदी के साथ अन्याय हुआ. द्रौपदी ने महाभारत की इच्छा जाहिर जरूर की बिकॉज इट वॉज अ एक्ट ऑफ इडिसेंसी ऑन अ विमेन. एक विमेन के साथ अत्याचार होना, ये नहीं देखा गया कि द्रौपदी के साथ अत्याचार हुआ. द्रौपदी तो एक रानी थी. एक रानी के साथ अगर ऐसी घिनौनी घटना घट सकती है तो बाकी औरतों का क्या होगा, उनका क्या स्टेटस रहा होगा, कैसे ट्रीट करेंगी. ये तो रानी है, फिर भी पावर है, एजुकेशन है, बहुत कुछ है. तो इस केस में महाभारत का होना, जिसके पीछे एक आइकॉनिक कैरेक्टर हम द्रौपदी जी को मान के चलते हैं, तो द्रौपदी का एक सिंबलाइज करती हैं करेज. द्रौपदी जी सिंबलाइज करती हैं करेज. वही हम बात अगर देखते हैं, गंधारी जी का जिक्र आएगा आपकी इस किताब के अंदर एनायोस की. गंधारी जी जिन्होंने खुद ही सेल्फ imposed blindness just to give respect to her husband. Self-imposed blindness, अपने आंखों पे काली पट्टी बांध ली. Taking her into account कि उनके हस्बैंड को ये ना लगे कि वो देख नहीं सकते, वाइफ देख सकती है. उन्होंने बोला नो वी आर इक्वल, ऐसा किताब कहना चाह रही है.
So this was some relevant incidences of ancient India जो ये हमें बुक बताने की कोशिश करेगी। आगे इस बुक के अंदर 2 रिफॉर्मर्स के नाम हैं और क्वेश्चन आपके पास आता है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने, इनका बहुत बड़ा योगदान है विडो मैरिज एक्ट 1856। आई एम रिपीटिंग, विडो मैरिज एक्ट 1856 लागू करवाने में, विमेन मैरिज एक्ट 1856 बनवाने में, अंग्रेजों से लागू करवाने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का बहुत बड़ा योगदान है। उस समय का स्टेटस कुछ ऐसा था जी, विद्या सागर जी से देखा नहीं गया, विडो हो जाने के बाद की जो स्थिति होती थी वो औरतों की बहुत ही भयानक होती थी। एक दफा अ लेडी गेट्स विडो, हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, उसको सिर सारे बाल काट दिए जाते थे। शी वॉज ट्रीटेड एज अनटचेबल। वो घर के बाहर उसको एक छोटी सी कॉटेज बना के दे दी जाती थी। ऐसे ट्रीट किया जाता था जैसे कि वो कोई अछूत है। उसको कोई राइट नहीं था कि वो घर के किसी रिलीजियस, सोशल, कस्टम फंक्शंस में पार्टिसिपेट करे। वो किसी खुशी का हिस्सेदार नहीं बन सकती थी। बहुत कुछ ऐसा होता था और चाइल्ड मैरिज थी उस समय। कहीं 14-15 साल में हस्बैंड की डेथ हो गई, 12-13 साल की लेडी विडो हो गई। अब 12-13 साल की उम्र से लेके ना जाने कितनी बड़ी उम्र काटनी है, 70 से 80 साल की उम्र, वो ऐसे ही सफ़ेद कपड़े पहन के अलग रह के वो हंस नहीं सकती थी, मुस्कुरा नहीं सकती थी, किसी से जरा बातचीत कर नहीं सकती थी। इस तरह के हालात थे जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी से देखे ना गए। अ रिफॉर्मर, अ रिनाउंड रिफॉर्मर, एंड ही पास्ड आउट, ही इंकरेज्ड विडो रीमैरिज। और इतना ही नहीं, बाकायदा अंग्रेज सरकार थी, अंग्रेजों से विडो रीमैरिज, विडो मैरिज एक्ट 1856 लागू करवाया गया, पास करवाया गया। डेफिनेटली विद्यासागर बिकॉज सोसाइटी के अगेंस्ट गए थे, सोसाइटी नॉर्म्स के अगेंस्ट गए थे, विद्यासागर जी को बहुत सारी लानतों से गुजरना पड़ा, बहुत सारे अब्यूज से गुजरना पड़ा। सोसाइटी ने बहुत अब्यूज किया, इवन फिजिकल भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से विद्यासागर जी को गुजरना पड़ा। बट स्टिल ही स्टूड डिटरमाइंड एंड अल्टीमेटली फॉट फॉर द विमेन्स राइट। एंड और उसके बाद फॉट फॉर जो विमेन्स के साथ ट्रीटमेंट होता है आफ्टर दे बिकम विडो, या बोलो वंस द हस्बैंड डाइज, तो क्या हाल होता है, इसके लिए ही फॉट एंड ही वुड बी रियली नोन एंड सैल्यूटेड। आगे इस चैप्टर में फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ऐसे एक सोशल रिफॉर्मर रहे ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले महाराष्ट्र में पैदा हुए, अ रिफॉर्मर ऑफ महाराष्ट्र हैं, वेल नोन, एंड ही स्टार्टेड द स्कूल फॉर गर्ल्स। ज्योतिबा फूले महाराष्ट्र के थे। ही स्टार्टेड द स्कूल फॉर गर्ल्स इन 1848 एंड इन 1852 ही एस्टैब्लिश्ड द स्कूल फॉर दलित गर्ल्स। दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट ज्योतिबा फूले, he was born and built up in Maharashtra. In 1848, he opened a school for girls. In 1852, he established a school for Dalit girls. He even supported widow remarriage. He even supported the widow remarriage. And this period of Jyotiba Phule, where he thought of कि एक ही तरीका है, इन विमेंस को एजुकेट करके ही आप इनको इन चीज़ों से बचा सकते हैं। और एजुकेशन इज़ द ओनली, एजुकेशन इज़ यू कैन से द ओनली रिसोर्स ऑफ रिकोर्स। ये बात को माना गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे कि पॉइंट आउट सम प्रोग्रेसिव पीसेस ऑफ लेजिस्लेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। सम प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशंस, लेजिस्लेशन मतलब अंग्रेज़ों के आने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें जो अंग्रेज़ों के वक्त में हमारे पास में आई। हम बात करेंगे अगर अंग्रेज़ों ने जब हिंदुस्तान में कदम रखे, ये सब चीज़ें उन्होंने देखी।
बट 200 साल तक वो कुछ बोले नहीं। वो हमारे रिलीजियस सोशल कस्टम में इंटरफेयर करना नहीं चाहते थे। देख रहे थे, उनसे ये सहन भी नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है यहाँ पे। विडो रीमैरिज यहाँ पे, विडो रीमैरिज रजिस्ट्रेशन यहाँ पे, चाइल्ड पॉलीगैमी यहाँ पे, उसके बाद सती सिस्टम जैसी प्रथा यहाँ पे, डॉरी सिस्टम जैसी प्रथा यहाँ पे। बट दे डिडंट ट्राइड। उनका अपना काम था, भैया फुल द पॉकेट्स, आप अपनी अंग्रेज सरकार की जेबें भरो, हिंदुस्तान को खाली करो, यहाँ के सारे रिसोर्सेज वहां पे भेजो। एंड दिस वाज सो लेम, बट डेफिनेटली आफ्टर years बैक उन्होंने भी इंटरफेयर किया। कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस लागू किए गए। सो ब्रिटिश पीरियड में सबसे पहला चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट बना, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 1929, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 1929, जिसके अंतर्गत, इस मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट के अंतर्गत अंग्रेजों ने इस लॉ के अंदर एक एज लिमिट तय कर दी। भैया शादी होगी, मगर शादी के लिए लड़की 14 साल से कम नहीं, लड़का 18 साल से कम नहीं। तो a marriage age was fixed. For girls it was 14 years, for boys it was 18 years. So it was marriage restraint act. और ये बेसिकली मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट के लिए अंग्रेजों पे दबाव बनाया गया। आप ऐसा एक्ट लाइए, सरकार आपकी है, विमेंस के लिए भी कुछ कीजिए। इसका पूरा श्रेय जाता है हरबीदास शर्मा जी को, हरबीदास शर्मा जी को ये पूरा क्रेडिट जाता है। इसलिए इस एक्ट को कई बार हम लोग श्रद्धा एक्ट के नाम से भी जानते हैं टुडे। बट आज के टाइम पे द मिनिमम एज यू ऑल नो फॉर फीमेल्स इज 18 एंड फॉर द बॉयज इज 21. So these were the many changes that was introduced in the child marriage restraint. ये फिर अमेंडमेंट डाला गया, तो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट को अमेंड किया गया 1976 में। बना कब था ये लॉ? 1929 में। उस समय क्या एज थी? गर्ल्स की 14, बॉयज की 18। बहुत सालों के बाद कहीं जाके 1976 में इसी लॉ में थोड़ा चेंज किया गया, लॉ में अमेंडमेंट लाया गया। गर्ल्स की एज 14 से बढ़ा के 18 की गई, बॉयज की एज 18 से बढ़ा के 21 ईयर्स की गई। आगे हम चलते हैं। फिर इसी दौरान हम देखेंगे हमारे फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट्स के अंदर, कुड इट बी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कुड इट बी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, विमेंस का रोल बहुत महत्वपूर्ण रहा। गांधी जी के अगर आप जितने भी मूवमेंट्स देखेंगे, तो जितनी संख्या में आप उस मूवमेंट में मेल्स देखेंगे, उतनी संख्या में फीमेल्स भी देखेंगे। बहुत बड़ा अगर मूवमेंट सक्सेस हुआ, सो द क्रेडिट डू नॉट इवन गोज टू द मेल्स, द क्रेडिट इक्वली इवन गोज टू फीमेल्स। बल्कि फीमेल्स पार्टिसिपेटेड, यू कैन से मच मोर देन द मेल्स। मेल्स ने तो मूवमेंट किया, रैलीज में गए, आंदोलन किए, फीमेल्स ने आंदोलन भी किया, धूप में आंदोलन में भी बैठे, दिन में भूख हड़ताल भी की, बट रात को सबके लिए फिर खाना भी बनाया। सो एक बहुत बेहतरीन योगदान अगर हम देखते हैं तो इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर, इंडियन स्ट्रगल टू फ्रीडम के अंदर, द विमेन्स also participated in a very great numbers, in a very good numbers, and their participation cannot be ignored. आगे हम बात करते हैं the next important part to the chapter. Describe the laws that were implemented. Describe the laws that were implemented to liberate women. Describe the laws that were implemented to liberate women. अब women को liberate करने के लिए, उनको इन सब चीज़ों से अवगत कराने के लिए, उनको लिबरेट करने के लिए, उनको फ्रीडम देने के लिए क्या क्या अलग अलग लॉज बने। तो सबसे पहला लॉ का हमने जिक्र किया, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 बना। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 बना, जिस मैरिज एक्ट के अंदर डाइवर्स का भी प्रोविजन रखा गया, डाइवर्स का भी प्रोविजन रखा गया, और ये तय भी कर दी गया कि मिनिमम एज लिमिट इस एक्ट के अंदर गर्ल्स की 15 की गई और बॉयज की 18 की गई। फिर दूसरा एक्ट बना जिसका नाम है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, जिसके अंतर्गत इस एक्ट में ये क्लियर किया गया, विमेन विल
also have the right in the parental property. अगर विमेंस की भी राइट होगी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अंदर, उनकी भी राइट बनती है. दे कैन ऑल्सो क्लेम द प्रॉपर्टी शेयर. नेक्स्ट आया डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961. थर्ड लॉ, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961. डेफिनेटली डाउरी के रिस्ट्रेन. फिर आया उसके अंदर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961. अब मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के अंतर्गत कहा गया अगर हर ऑर्गेनाइजेशन में प्रेग्नेंट विमेन को 135 डेज की पेड लीव्स दी जाएगी. पेड लीव्स दी जाएंगी प्रेग्नेंट विमेन को 135 डेज के लिए, जिसमें उसकी पगार नहीं काटी जाएगी, प्रोवाइडेड वो लेडी, वो विमेन उस ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम 80 दिन काम कर चुकी हो. अब आज ही जाओ ऐसा हो तब नहीं. 80 दिन आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, 80 दिन से आप लगातार काम कर रहे हैं और लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको 135 डेज की पेड लीव्स दी जाएंगी. और ये लॉ हर उस ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल होगा जिस ऑर्गेनाइजेशन में 10 से ऊपर इंसान काम कर रहे होंगे. 10% वुड बी एम्प्लॉयड इन ऑर्गेनाइजेशन. ये लॉ वहां पे अप्लाई होगा. फिर आता है द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976. इक्वल रेम्यूनरेशन सैलरी को बोलते हैं. इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 एक्ट के अंदर लिखा हुआ है डेफिनेटली इक्वल वेजेस फॉर मेन एंड वीमेन. इक्वल वेजेस फॉर मेन एंड वीमेन फॉर इक्वल वर्क. अगर काम इक्वल तो पगार भी इक्वल, मेल की भी, फीमेल की भी, मेन की भी और वीमेन की भी. फिर आता है द इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन. Indecent Representation of Women Prohibition Act 1986. The act prohibits indecent presentation of women in any advertisement, in any media that makes it a punishable offense. अगर आप indecent तरीके से किसी विमेन को किसी एड में, किसी कैंपेन में, किसी मीडिया कैंपेन में दिखाते हैं तो that would be a punishable offense. तो यहाँ पे हमने टोटल एक्ट्स की जिक्र किया. पहला एक्ट का जिक्र किया हिंदू मैरिज एक्ट 1955. हिंदू मैरिज एक्ट 1955. दूसरा जिक्र किया हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956. तीसरा जिक्र किया डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961. मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961. इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 and indecent representation of women prohibition act that was passed in 1986. This was the most important questions for chapter number 1 of module 5A. एक दफा हम क्वेश्चंस फिर से रिपीट कर देते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन जिसमें आपको पढ़ना था, याद रखना था, जो कॉन्सेप्ट क्लियर करना था, what was the status of women in the Vedic age. Next question was what was the impact of Mahabharata and Ramayana on the Indian women, on the Indian females. Third important question was what was the basic yogdan, what was the basic role of reformer Ishwar Chandra Vidyasagar ji. Next was what was the important role of a reformer Jyotiba Phule. Next was what were the steps taken by Britishers in the direction for women development, or you can say for women upliftment. उसके बाद what were the various laws that were made during the course, आज से लेके अब तक क्या क्या laws बने for the to liberate the women. So this was all you need to work out. सारे क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे. थैंक यू.